नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं कुछ खास मुद्दों के साथ। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। दिल्ली में कांटे की टक्कर के अनुमान के बीच बीजेपी ने बदली चुनावी रणनीति। मंत्रियों को उतारने के बाद 120 सांसदों को उतारकर तूफानी अभियान चलाने का फैसला। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी पर आम आदमी पार्टी पड़ रही है भारी? स्टिंग ऑपरेशन से भयभीत, केजरीवाल ने दी स्टिंग ऑपरेशन करने की सलाह। बड़ा सवाल, चुनावी समर में स्टिंग ऑपरेशन की क्या है खासियत? चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव पे। जिस तरीके से अब महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं जब मतदान होगा और 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद। हमारे साथ मौजूद हैं इलियास आजमी साहब, पूर्व सांसद। हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, पहला सवाल ये, आज जिस तरीके से हमने देखा कि अग्रेसिव जो है एक तरीके से चक्रव्यूह रचना जो है वो शुरू होती हुई बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। अब 120 सांसद को लगाया गया है दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए। पहले किरण बेदी का चेहरा लाया गया, जो कि हाल फिलहाल के 3-4 विधानसभा चुनाव में चेहरा ना रखने की परंपरा थी। उसके बाद से हमने देखा कि अब कहा जा रहा है तमाम मंत्री उतरेंगे, 120 सांसद उतरेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या मन में कहीं डर आया है क्या बीजेपी के, जो लगातार राज जीत रही थी, कुछ कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई दे रही है? देखिए, आपने जो बात पहले कही कि चक्रव्यूह नए तरीके से बीजेपी रच रही है, मुझे ये नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है बीजेपी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर रही है। तो वो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जो है तमाम महारथियों को ला रहे हैं। उसमें से 120 सांसद के साथ साथ जो पहले से मंत्री की ड्यूटी लगाए जा चुके हैं, पार्टी के महारथियों की ड्यूटी लगाए जा चुके हैं। और ये जो है एक बहुत साफ है, इसके दो पक्ष है। एक पक्ष है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि इस समर दिल्ली के चुनाव जो है ये बहुत अहम है। यहां देश का ये नर्व सेंटर है, देश की राजधानी है। राजधानी में अगर चुनाव नहीं जीते तो इससे आगे का जो रास्ता होगा वो बहुत कठिन हो जाएगा। खास करके बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं। तो 15, 16 और 17 में कई चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं। और बीजेपी को अगर अपनी यात्रा जारी रखनी है तो यहां से इस आत्मविश्वास को उनको भेजना होगा कि नहीं, हमारा जो विजय रथ है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर रुक गया तो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए बीजेपी की तैयारी है कि इससे एक पक्ष तो इसका यह है, इसको आगे लेके जाना है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके रोड शो में जो लोग आए, ये दोनों चीजें दोनों पार्टियों को लेके, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की रैली में भी लोगों का आना, ये दोनों चीजें बीजेपी को लग गया कि ये चीजें, राह जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरह से आक्रामक होकर किरण बेदी के आने के बाद भी बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं जिस तरह से, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि इस चुनाव को, दिल्ली के चुनाव को वो इस तरह से देखें कि नहीं ये झारखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह, क्योंकि झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की कंटिन्यूटी हार की थी वहां पे, और वहां पे 10 साल और 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन यहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यहां पे अरविंद केजरीवाल जो है वो आक्रामक होकर 49 दिनों का प्रचार कर रहे हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो सब लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे कि जिस तरीके से किरण बेदी को लाया गया, वो स्ट्रोक काफी धीमा पड़ता गया? जिस तरीके से उसके बदले में अरविंद केजरीवाल ने खुली बहस की चुनौती दी, उससे किरण बेदी ने कहा कि नहीं, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहस करेंगे। इसका मतलब वो पहले ही वो मान रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट जीत रहे हैं। दूसरी बात, जो तमाम इंटरव्यू भी दे रही हैं, जो एक राजनेता का स्वभाव होना चाहिए, जिस तरीके से तमाम जगहों पे वो इंटरव्यू छोड़ के चली जा रही हैं। और आज जिस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो आपका फेल हो गया है? गुटबाजी पार्टी के अंदर जबरदस्त सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है सतीश उपाध्याय से काफी लोग नाराज हैं, और अब कमान अरुण जेटली को इसी वजह से सौंपी जा रही है कि प्रचार का पूरा कामकाज अब वो देखेंगे। क्या चल रहा है पार्टी में आपके?
पार्टी में कहीं कुछ नहीं चल रहा है, पार्टी में सब ठीक चल रहा है। आपने जैसे पहले ही कहा कि क्या उस चक्रव्यूह से भारतीय जनता पार्टी निकलना चाहती। देखिए, जब आप किसी दूसरे से आपको लड़ना होता है तो आसान होता है। आज अरविंद केजरीवाल को अपने से लड़ना पड़ रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल जी और किरण बेदी जी साथ साथ काम करते थे। वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की उस चक्रव्यूह में किरण बेदी को उलझा दे, लेकिन किरण बेदी जी समझदार हैं। वो पहले महिला आईपीएस अफसर रही हैं, तो इसलिए वो उलझा नहीं पा रहे हैं, उनकी बौखलाहट है। और दूसरी चीज जो दिलीप जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो भीड़ नजर आ रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी और आप जो है अलग अलग नहीं है। आप अगर जाके देखिए अपना कैमरामैन को, दिल्ली बीजेपी की बात करिए, जी, किसी कांग्रेस की मीटिंग को आप कैप्चर कीजिए, फिर आप पार्टी की मीटिंग को कैप्चर कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि 50% लोग वही लोग होते हैं जो आप पार्टी की मीटिंग में रहते हैं। इसका मतलब आज भी उतारने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये तो बताइए जरा। नहीं, जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो लोग उतर रहे हैं, हम चाहते हैं ना, आपने खुद कहा कि जो हम लगातार लोकसभा का चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जिस डिक्टेंशन मार्च से हम जीते हैं, उसी डिक्टेंशन मार्च से हम दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। और हमने इतने सांसदों को उतार दिया और हमने इतने मंत्रियों को उतार दिया, तो हमारे कार्यकर्ता है ना। आज हमारी ये कुवत है कि हम इतने मंत्रियों को उतार सकते हैं। दूसरी पार्टी के पास मंत्री है ही नहीं, दूसरी पार्टी के पास नहीं। कभी भी किसी परीक्षा को आप कमजोर, किसी प्रश्न पत्र को आप कमजोर क्यों आंकते हैं? जितना सुंदर आप लिखेंगे, जितनी तैयारी से आप लिखेंगे, एग्जामिनर उतनी बढ़िया से मूल्यांकन करेगा। मुझे लगता है जो परीक्षा चल रही दिल्ली के चुनाव में, अभी कल तक चूंकि ओबामा जी थे दिल्ली में, सारा कंसंट्रेशन उधर था 26 जनवरी पर, अब व्यतीत हो गया। चुनाव का असली परीक्षा आप सामने है। पूरी मेहनत करके हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए, जीत की कहीं शंका थोड़ी है। हम निश्चित तौर पर उस जीत को के साथ दिल्ली की जनता जो है, जो मूल्यांकन करने वाली है, मूल्यांकन करते समय अपने मार्ग में कोई कोताही ना करे। चलिए आदिप साहब, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को? एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस भी पूरा दम दिखाने की कोशिश कर रही है। अब उन्होंने बाकायदा 7 लोगों की लिस्ट जारी की है जो कैंपेनिंग जगह जगह जाकर के रैलियां करेंगे। कैसे देख रहे हैं, कितना दिलचस्प आप मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है, क्योंकि इन्होंने जितना इलेक्शन लड़ा, मोदी और शाह के पोस्टर, अभी झारखंड में मैं देखा था कि बीजेपी का कहीं नाम नहीं था, कमल फूल था और शाह थे और मोदी थे। हर इलेक्शन में मोदी प्रोजेक्शन थे। लेकिन यहाँ पहले तो जब मोदी साहब को अंदाजा हुआ कि भाई यहाँ हमारी कुछ दाल नहीं गलने वाली है, तो वो किरण बेदी को ले आए। जैसा आपने कहा कि वो भी कुछ फार्मूला इनका कामयाब नहीं हुआ। अब पूरी कुव्वत उन्होंने लगा दी है। हर इलेक्शन में हर पार्टी को ये करना भी पड़ता है और वो अपनी पूरी कुव्वत लगा भी रहे हैं, उनको लगाना भी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति, आज का जो माहौल है, वो ये बात खुद साबित कर रहा है कि बीजेपी आज बैकफुट पर है, नर्वस है। आज के अखबारों में मैंने पढ़ा, कल आरएसएस ने अपनी मीटिंग करी, उसमें सारे लोगों को बुलाया और उन लोगों ने मीटिंग में कहा, आज रिपोर्टिंग है अखबार की, उन्होंने कहा कि भाई हम इन लोगों को नहीं करेंगे, इसलिए कि जो एमपी जिता के हमने भेजे थे वो एमपी हमारे पास पलट के नहीं आए। उन एमपीओ ने 8 महीने में एक नए पैसे का काम अपने क्षेत्र में किया नहीं है, वो कैसे वोट दिला सकेंगे? इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि भाई एक नए चेहरे लेके आओ। अब उपाध्याय के ऊपर आफत यह आई हुई है कि भाई जो पार्टी इलेक्शन से पहले जो अपने को पार्टी ऑफ डिफरेंस कहती हो, डिफरेंट पार्टी है हम, वो पार्टी 70 में से 12 सीटें रात में आए हुए दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे दे। आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट नहीं दिया उनको दे दिया, कांग्रेस वालों को दे दिया, उनको टिकट दे दिया। ये कभी भी कोई भी जो पार्टी जो जीतने की ख्वाहिशमंद होती है वो ये नर्वसनेस नहीं दिखाती है, ये नर्वस पार्टी दिखाती है। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें, ये रविश 2012 से कांग्रेस ने शुरू की थी, जब वो नर्वस इलेक्शन यूपी का लड़ रहे थे, बाहर के लोगों को लिया। और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत लोगों ने, तमाम जो मीडिया हाउसेस थे, तमाम जो अखबार थे, टीवी चैनल थे, उन्होंने बहुत अंडर प्ले किया था। मैक्सिमम 10, 12, 15 सीटें तक लोग उम्मीद लगा रहे थे आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती। क्या इस बार क्या ओवर हाइप कर रहे हैं?
और स्थिति वैसी ना हो जिस हिसाब से लोग अनुमान जो है मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ज्यादा लगाया जा रहा है, पिछली बार कम लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या जरूरत से ज्यादा लगाया जा देखिए रहा है? पिछली बार तो जब हमारा भी असेसमेंट जो था यही था कि शायद 10 सीटें आएंगी, ये अंदाजा था ही नहीं कि कांग्रेस 40 से घट के 8 पे रह जाएगी। हम समझते थे कि 40 से घट के वो 20 पे आएंगे, लेकिन ये असेसमेंट नहीं था। जिस वक्त केजरीवाल साहब 49 दिन के बाद चले गए तो उस वक्त हमको ये लगा कि अब केजरीवाल वापस नहीं आएंगे, कांग्रेस वापस आएगी। लेकिन कांग्रेस की ग्रोथ तो कहीं इस बीच में हुई नहीं, और मैं समझता हूं कि क्रेडिट देना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि जिसने 49 डेज के बाद अपने को इतना नीचे गिरा लिया था, एक्सपेक्टेशंस उसके बारे में ये हो गया था कि भाई ये पावर चला नहीं सकते। उन्होंने रीबिल्ड किया पिछले 3 महीने में। रीबिल्ड तो नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि तमाम साजिया इल्मी चले गए, विनोद विन्नी चले गए, किरण बेदी चले गए, सब बहुत पहले ऐसा है, रीबिल्ड तो नहीं कह सकते हैं। मैं आपकी बात फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ है। नहीं, डिसइंटीग्रेट हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो जो उनका अपना वोटिंग वो जो पैटर्न था, यानी स्कूटर वाले और झुग्गी झोपड़ी वाले और जो जो तबका था उसको उन्होंने नहीं, जो उनकी रैलीज दिख रही हैं, जो उनके वो दिख रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो मोदी साहब, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की सियासत का जो रुख बदला है वो अन्ना के मूवमेंट से बदला। ये बात वाजे हो गई कि अन्ना के मूवमेंट में बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, ये बात तो वाजे है, उन्हीं के लोग बता रहे हैं। और वहीं से केजरीवाल बीजेपी स्पॉन्सर्ड थे, बिल्कुल, वो तो उनके लोग कह रहे हैं। देखिए उनके विश्वास ने ये बात बयान दिया है स्पॉन्सर्ड का ना। हाँ, आरएसएस के हमदर्द और निश्चित रूप से अन्ना के आंदोलन को बीजेपी का समर्थन इस वजह से था क्योंकि वो थोड़ा सरकार के खिलाफ था, लेकिन पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड था या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के। आप उसको माने या न माने, मेरा तो पहले दिन से था कि एक इतनी बड़ी अनऑर्गेनाइज सिस्टम को, इस अनऑर्गेनाइज मूवमेंट को ऑर्गेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम ये सिर्फ आरएसएस का था, और आरएसएस का था। और आरएसएस ने, आपको याद होगा, क्लेम भी किया था कि हमने खाना बांटा है, हमने पैसे खर्च किए हैं। ये उनका बयान आ चुका है उसी जमाने में। ये भी कहा कि उनको कोई आदेश नहीं दिया गया था, लोगों ने खुद किया। मैं एक बड़े अदब से एक चीज कहना चाहता हूं अदीप जी। देखिए हम जैसे लोगों ने गांधी मूवमेंट नहीं देखा था, हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं देखा था। ईमानदारी से अगर कही जाए, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सामने आया अन्ना हजारे के रूप में। जो लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद दिखी, और पहला एक ऐसा आंदोलन अपने राजनीतिक जीवन का मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों, एक मिनट सुन लीजिए, हम अपने जीवन का बता रहे हैं। लोगों की भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस शासित जो सरकारें थे उनका जो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार था उससे तंग आकर उस आंदोलन में सभी पार्टी, किसी न जो जनता होती है ना, किसी न किसी पार्टी से संबंध होती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, उसमें कांग्रेस के भी रहे होंगे, उसमें सपा के भी रहे होंगे, आप छांट नहीं सकते। वो लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े। मैं इसकी एक बात आपसे, एक मिनट सुन लीजिए, मैं वही आ रहा हूं जहां आप कह रहे थे। लेकिन आपका यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी से प्रायोजित जो था, जो प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन और प्रयोजन में साथ नहीं देती है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि फिर से विश्वास जगा है। काट की हांडी अदीप साहब एक बार चढ़ती है, वो चढ़ गई, वो भी चढ़ गई। पहली बार इतनी उम्मीदें आपने जगाती, आज उनके फाउंडर मेंबर, आज साजिया का इल्म उन पे नहीं रहा। आज बिन्नी साहब उनसे सबसे पहले कह रहे थे, हमारे पहले जनप्रतिनिधि हैं बिन्नी जी, जो पहली बार काउंसलर थे। बिन्नी का संबंध सबसे पहले उनसे टूटा। किरण बेदी जी अन्ना आंदोलन में थी, आप पार्टी में नहीं, उनसे संबंध तोड़ा। आज शांति भूषण का बयान सबके सामने, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं बात पूरी कर लूं, आप अपनी बात, मेरी बात पूरी कर लेने दें। अगर ये सब टूट गया, दिनेश जी, अरे सुन लीजिए, के दो पहलू है। अगर ये सब टूट गए, सब तबाह हो गए, तो काहे जरूरत पड़ गई 100 एमपीओ को लाने की? क्यों जरूरत पड़ गई इतने मिनिस्टरों को लाने की? और मोदी साहब कहाँ चले गए? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, कहाँ चले गए? ये सब छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इलियास आजमी साहब का बयान अभी तक हमने नहीं सुना है, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ एक खास मेहमान हमारे साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं घटना चक्र में।
घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इलियास आजमी साहब, अब तक आपसे बातचीत नहीं हो पाई, आपसे जानना चाहेंगे। तमाम चर्चाएं बीजेपी से भी हमने तमाम सवाल पूछे। आप बताइए, आपकी आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची हुई थी पार्टी छोड़ने की, शाजिया इल्मी गई, विनोद कुमार बिन्नी गए और जो तमाम नेता थे वो बार बार बीच बीच में छोड़ करके जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? किस वजह से आप दावा कर रहे हैं कि आप तो जो है सरकार बनाने जा रहे हैं? शांति भूषण शांति भूषण का बयान आता है, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो आपके फाउंडर मेंबर में थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाने में योगदान दिया। सुन लीजिए, शांति भूषण जी को नाराजगी थी और नेचुरल है। मैं उस पार्टी को पार्टी नहीं कब्रिस्तान मानता हूं जिसमें किसी पॉलिसी के खिलाफ विरोध की आवाज न उठाए। और जिस दिन विरोध की आवाज को दबाया जाएगा उस दिन मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। मैं टीवी पे कह रहा हूं। कहा तो यही जाता है कि जो लोग छोड़ रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं। आवाज सुनी जा रही है। अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर बन गए हैं। जो लोग छोड़ के चले गए वो क्यों छोड़ के चले गए? बिन्नी मंत्री बनना चाहते थे। ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। वो मंत्री नहीं बने। दूसरे दिन से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद बाकायदा मैं डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में था, 3 सदस्यीय। मेरी राय निकालने की नहीं थी, इसलिए वो विधायक थे और निकाल के उनको आजाद करना मुनासिब नहीं था। लेकिन यही दलील दी बाकी 2 लोगों ने कि आम आदमी पार्टी में वो मसलहत नहीं चल सकती जिस मसलहत की वजह से आप निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार जब बनी थी उसके 10 दिन 15 दिन के बाद अभी क्या हाल है ये इस पे आते हैं जल्दी से जी। विनोद कुमार बिन्नी निकाल दिए गए, उनको आज आप लाके जोड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में इस पर बड़ा बवाल किया कि मैं पीएससी में क्यों नहीं हूं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में न होने की वजह से शाजिया इल्मी ने देखा कि शायद इसके बाद मुझको बना दिया जाए, नहीं बनाया गया। तो उन्होंने मैं छोड़ूंगी शुरू किया। 1 महीना बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने छोड़ दिया। आज उसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम सिर्फ आज जितने लोगों ने बीजेपी छोड़ के ज्वाइन की है वो अभी टीवी पे नहीं आया होगा। इस बार धीर साहब चले गए। अभी सुन लीजिए, स्पीकर थे, नेता थे, उनका टिकट काट आ गया भाई, तो नहीं जाएंगे। मैं आप कह रहे हैं कि आप दूसरे, मैं वही तो पूछ रहा हूं। शांति भूषण जब कह रहे हैं कि किरण बेदी बेहतर उम्मीदवार है, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि टिकट के बंटवारा में भारी घपला हुआ है। बात सुन लीजिए, यही कोई बीजेपी के लीडर कह सकता था क्या? अगर कहेगा तो उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। वो निकालना ही हुआ ना। अगर आप ना निकालिए और उसको इस तरह से रखे, अगर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, अगर साजिया इल्मी ने यह प्रश्न उठाया को पीएससी में क्यों नहीं, तो क्या प्रश्न नहीं उठा सकते? आप ही कह रहे हैं। आप क्या कोई आप ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र है ना। आपकी कौन सी पार्टी है लोकतंत्र है? यही सबसे आपकी पार्टी भीड़ तंत्र है। आपके यहाँ कोई कैडर ही नहीं है। किस कैडर की बात आप कह रहे हैं? और जब आम आदमी पार्टी थी तब लोग उसके साथ थे। आज आप 20,000 की थाली खिला रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है। और 20,000 बिल्कुल आप करिए, लेकिन वो 20,000 का जब चंदा इकट्ठा होता है तो केजरीवाल साहब उस पर क्या करते हैं? बिजनेस क्लास में विदेश का सब इकट्ठा करना गुनाह नहीं है, लेकिन 20,000 का इकट्ठा करने के जन लोकपाल के बारे में अभी तक जो है उतना अग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं चल रही है। जन लोकपाल के बारे में मैं खुद उसका जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। हर जगह मैं तो जहां तकरीर करता हूं जन लोकपाल के बारे में, पर भी आप खाली चेहरे का, चाहे आप कोई भी पोस्टर उठा लीजिए, या तो आप कह रहे हैं बिजली आधी कर देंगे, पानी आधे कर देंगे, और पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह। ये भी कहते हैं कि कभी जगदीश मुखी का पोस्टर, कभी किरण बेदी का पोस्टर। दिल्ली का विधानसभा से पास कराएंगे प्राथमिकता के आधार पर, ये भी कहते हैं। तो दिल्ली से पास होगा कैसे? दिक्कत तो यही है कि किस तरीके से जन लोकपाल विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा से पास हो जाएगा। अभी क्या खास, अभी ऐसी क्या खास बात है जो आप कह रहे हैं इलियास साहब
कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को चुनौती दे रही है, बेहतर स्थिति में है। ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया है जिसके वजह से आपने अन्ना को छोड़ दिया, किरण बेदी चले गई, प्रशांत भूषण, बहुत बड़ा झूठ है जी। जो गोबल्स की कहावत थी कि झूठ को बड़े पैमाने फैलाया जाए तो वो सच हो जाता है। अन्ना से आजकल कुछ बातचीत हो रही है। अन्ना ने जंतर मंतर का जो आखिरी आमरण अनशन था 3 लोगों का, जिसमें अन्ना भी आके शामिल हो गए थे, उसमें भी मेरी क्लियर राय थी कि हमको पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। फिर 23 लोगों ने, जिसमें आज के कैबिनेट में मंत्री भी हैं वीके सिंह, वो भी शामिल थे, 23 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी कि आप लोगों की जान ज्यादा कीमती है, अपनी जान भी आप दे देंगे तो कोई भी जन लोकपाल बनाने वाला नहीं है, इसलिए कि उस हम्माम में सभी नंगे हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। तो अन्ना ने उसको मान लिया और अन्ना ने आमरण अनशन तोड़ने का ऐलान इस लफ्ज के साथ किया कि हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम पॉलिटिकल विकल्प देंगे, राजनीतिक विकल्प देंगे। तो अरे सुन लीजिए, तो आगे की बात करिए, वो तो आगे की बात नहीं, इसको क्यों नहीं आप लोग कहते कि अन्ना ने अपनी जबान से ऐलान किया था? आप अन्ना की जबान की बात करते हैं, अपनी जबान की बात करिए। आपने कांग्रेस का समर्थन नहीं लेने की बात की थी, उस पर यू टर्न लेके आपने कांग्रेस का समर्थन लिया। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ लंबा चिट्ठा निकाला था, जांच आपने नहीं किया। ये भी गोबल आप पहले दिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी। आप इलियास साहब, अगर हमने अन्ना कांग्रेस से सपोर्ट लिया होता तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता, मुआहदा होता। इलियास साहब, किसने कहा था कि बच्चों की कसम केजरीवाल जी आप खाइए? किसी ने कहा था? हाँ, तो समर्थन किसी ने कहा था? क्या बच्चों का क्या गुनाह था? छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या गुनाह था? केजरीवाल साहब अपने बच्चों की कसम खा के समर्थन लेंगे न देंगे, खत्म हो जाएगा, न बड़ा बंगला लेंगे। अरे भाई मैं मानता हूँ, कह रहे थे VIP गाड़ी नहीं लिए थे, लिए सिंगल। सुन लीजिए, अजीब बात करें। आपके सोमनाथ भारती जी जजों को अपने चैम्बर बुलाने की बात कर रहे थे। संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर अवधेश जी के पास चलते हैं। नहीं सवाल ये कि जब सवाल ही में सारा टाइम निकल गया, मुझको आपके पास आऊंगा। इलियास साहब को तो 2 लोग बोलने दे ही नहीं रहे हैं, एक बीजेपी है और एक आज पता नहीं इनको है, उनको कम से कम बोलने तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन लिया जी। हम कभी नहीं कहते कि ये कमाल की बात है, यही आप कहते हैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया। बात तो सुन लीजिए, आपको क्या लगता है कि लोग बैठ के दिया समर्थन मांगने थे? यही तो पैक था कांग्रेस से मांगेंगे नहीं, मांगने के पहले ही आप लिख के दे दीजिए। इलियास साहब, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप कहें कि कांग्रेस से हमने समर्थन नहीं लिया। हमने उसी तरह माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। मैं नहीं मानता कि फिर आप चले क्यों मैं इस्तीफा देंगे तब, जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे तो आपने क्यों कहा कि हमारे पास विश्वास नहीं है? विश्वास, आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। तो आप मुझको कोई बात तो कहने देंगे, पूरी बात आप कहिए। लेकिन आप अगर आप ये कहेंगे, मैं कह रहा हूं हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी, आपको बात कहने का और सरकार चलाने का पूरा मौका मिला था। ना तो आप बात कह पाए, ना तो आप सरकार चला, आपको सरकार भी तो चलाने का पूरा मौका मिला। किसने कहा 4 दिन में बात बहुत अच्छी तरह चली? कहां चली? सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वादे? आपने जनता अदालत एक दिन लगाई, चढ़ गए। इलियास साहब बात तो कंप्लीट कर लें। देखिए, जनता अदालत लगाना असंभव था, मैं पहले दिन मौजूद था। इतने ज्यादा आदमी हो गए कि जान बचाना मुश्किल हो गया। उसके बाद आपको कहा अपनी जान प्यारी, अपनी बात आप संक्षेप में दिनेश जी से कर लीजिए, तब मुझसे नहीं, आपकी बात कंप्लीट कीजिए। दिनेश जी बीच में मत। देखिए, कोई भी अपने एक सूत भी हम हटे नहीं है अपने मौकिफ से जी। हमने आपकी बार का एजेंडा क्या है आपका? चलिए आगे बढ़िए। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई, जो बीत गई सो बात गई। अगली इस बार का एजेंडा क्या है? क्यों लोग भरोसा करें जो व्यक्ति 49 दिन में बिना किसी वजह के सरकार से इस्तीफा दे सकता है? बहुत सारी बातें हैं। अदीब साहब ने कहा है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड अन्ना आंदोलन था। मैं कहता हूं कि मैं पहले बार आपके यहाँ 2-3 बार कह चुका हूं कि जो भीड़ आई थी, उस भीड़ में कांग्रेस के समर्थक तक थे, मौजूद थे, बीजेपी के भी समर्थक थे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसको नफरत थी
और न वो की कोई पार्टी थी कि उसमें बीजेपी का आदमी नहीं आ सकता। उसमें आरएसएस के लोग भी आए, बीजेपी के भी लोग आए, कांग्रेस में बाकायदा में रखिए जवाब सर जी। देखिए बाकायदा जो शामिल थे कांग्रेस में वो भी आए, कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा बातें हो रही थी। तो ये कहना कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड था, लोग भरोसा क्यों करें आप पर? लोग भरोसा क्यों करें आप पर? अन्ना है, सुन लीजिए कि किरण बेदी के उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और ऐलान भी कर दिया है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ अब आगे की बात कीजिए जी। क्या लोग भरोसा क्यों करें उनका? क्या इस बात की गारंटी है लोगों को इस बार आप उसके अलावा काबिल भरोसा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। चलिए आगे चलते। दूसरी बात यह है जी कि इलेक्शन दो तरह का होता है जी। एक तो किसी को का सपोर्ट होता है और सपोर्ट के नाते उसको लोग बनाना चाहते हैं, और एक वो होता है कि किसी को हटाना। आज जो इलेक्शन हो रहा है वो बीजेपी को बैक में डालने का जनता ने तहैया कर रखा है। अच्छा। और वही सपोर्ट है, सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल बीजेपी को हटाना। आप बीजेपी की सरकार दिल्ली में है क्या? चलिए बीजेपी की अभी आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चलिए अवधेश जी आपके पास आएंगे। अब जिस जो आज सामने चीजें आई हैं कि बीजेपी ने अब नई तरीके की तैयारी की, 120 सांसद जो हैं वो यहाँ पर सांसद क्या कर लेंगे? कैंपेनिंग में उतर रहे हैं। आप आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखने जा रहे हैं? अब बचा हुआ जो समय है कितना दिलचस्प जो है ये मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली के चुनाव? देखो ऐसा है कि दिल्ली का जो चुनाव है इसमें अगर जिस समय चुनाव की घोषणा हुई उस समय मेरे से पूछते तो मैं ये कहता कि भाजपा के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का जो छवि है वो भी कलंकित हो चुकी है। उनकी पहले की तरह आकर्षण नहीं है, उनके 49 दिन के भागने का है। मोदी के प्रति जो जादू है वो घटा नहीं है। दिल्ली सरकार के प्रति कोई जनता विरोधी रुझान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जो है एक आसान जीत को और कठिन लड़ाई में बदल दिया जिस दिन उसने किरण बेदी को अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और दूसरी पार्टियों से ला करके जैसे ही उनको उम्मीदवार बनाया है कि दिल्ली में ज्यादातर जगहों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा असंतोष और विद्रोह है कि कार्यकर्ता तो छोड़िए, मंडल और जिला स्तर के नेता तक काम करने के लिए जगह जगह तैयार नहीं है। जब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने क्लियर हुई है तब जाके परसों ही हमने एक लेख भी लिखा था नवभारत टाइम्स में बहुत बड़ा, तो उसके बाद से इन लोगों ने अरुण जेटली स्वयं मोर्चा संभाले हैं, दिल्ली के मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है, देश भर से कार्यकर्ता आए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे 12 से 15 क्षेत्र हैं। अरुण जेटली कोई पब्लिक लीडर है? 12 से 15 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की अभी भी कार्यकर्ता उस रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अगर पैरासूट से आप सीएम का कैंडिडेट उतारते हैं तो पैरासूट ही फिर काम करे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं दिल्ली की, देखो 2013 के विधानसभा चुनाव से भिन्न है, इसीलिए थोड़ा सा रिजल्ट इस समय निकालना जटिल है। क्या क्या भिन्न है? अरविंद केजरीवाल उस समय तक एक ऐसे चेहरे थे जो पूरा अटैक कर रहे थे पूंजीपतियों पर, फलाने पर, एक अजीब किस्म का आकर्षण था देश का, बिजली के खिलाफ आंदोलन, पानी को लेकर के आंदोलन, भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन। वो स्थिति पिछले 7-8 महीने से नहीं है। एक दूसरा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रदेश में 15 वर्ष की शीला की सरकार थी जिस पर आरोप थे, उस पर अटैक करना आसान था। इस समय राष्ट्रपति शासन में हालांकि केंद्र की ही सरकार दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार या ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं है जिसको लेके आप अटैक कर सके। तो उस समय भाजपा और केजरीवाल दोनों के लिए कांग्रेस पर अटैक करना आसान था। इस समय दोनों के पास वैसा कोई सामने बीजेपी बीजेपी इस तरह की तैयारी क्यों कर रही है? इसका कारण तो मैंने पहले ही बता दिया। तो वो स्थिति इस समय नहीं है। तीसरी बात जो थी इस समय, खास करके आप देखेंगे कि चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सदा हुई वक्तव्य दे रही है। पहले की तरह बिजली पर, पानी पर उस प्रकार की कोई बातें नहीं है। जानते हैं कि जन लोकपाल विधेयक आ ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी भी विशेष चर्चा नहीं है। तो अब हमारे सामने है कि बिल्कुल तू मैं का चुनाव यह हो गया है। इस समय मुद्दे से विहीन होकर के केजरीवाल अवसरवादी तो किरण बेदी अवसरवादी, एक मौका प्रस्त तो एक झूठी, एक बीजेपी का मोल तो ये स्थिति में हमारे चुनाव पहुंच गया है। जो दिलीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ऐसा किया, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभी जनता का विश्वास तो है, लेकिन वो आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। आपने झारखंड में जिस पार्टी से समझौता किया, विद्रोह हो गया, 15 सीटें उसके विद्रोहियों ने हरा दी है। वही स्थिति दिल्ली में इस समय है।
लेकिन फिर भी मेरा मानना ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खुद से लड़ रही है, आप ये कह रहे हैं खुद से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिल्कुल आसान जीत को ऐसे कठिन संघर्ष में बदल दिया है कि इस समय मेरे लिए कहना कठिन है कि पलड़ा किसकी भारी है। अगर 5-6 महीना पूछते तो सारे पलड़े बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी थे। और नकारा गया एक पाखंडी, एक इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा जो है स्वयं को नेता बनाने की दृष्टि से खड़ा हुआ व्यक्ति इस समय फिर से आकर्षण का केंद्र दिल्ली में बना। दिलीप जी, आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि वजह क्या मान रहे हैं कि वो पार्टी जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे और ज्यादातर की जमानत जब्त हुई थी, क्या वजह है कि चुनाव आते आते वो पार्टी अपने आप को मुकाबले में न सिर्फ दिखा रही है बल्कि ऐसा लग रहा है कि कड़ी टक्कर दे रही है, कई जगहों पे आगे दिखाई दे रही है? वजह आम आदमी पार्टी का इस मजबूती के साथ खड़ा हो पाने की आप 3-4 वजह क्या किसको पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं। ये तो आप ये सवाल अगर इलियास साहब से पूछेंगे तो उसका जवाब दे। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आम आदमी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कम से कम बीजेपी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के रोड शो में तो लोग जुटे थे, वो तो मैंने भी देखा था, जो लोग नहीं जुटते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पक्ष में कोई 2013 वाली स्थिति है वो ना स्थिति दिखता मुझे नजर आता है। हाँ, बीजेपी के अंदर भगदड़ है। उसके पीछे जो बात अवधेश जी ने कही कि पैरासूट से लाए हुए उम्मीदवार के कारण जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह है, जिससे जो वहां के कार्यकर्ताओं में निराशा है, वहां के नेताओं में निराशा हुआ, उनको गुस्सा आया, उसके वो चीज बीजेपी को नुकसान कर सकती है। ये तो है, इसमें मैं देख पा रहा हूं या जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी समझ और देखने में दोनों में खामियां हो, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार जितना यू टर्न आम आदमी पार्टी ने लिया है। आप देखिए, शांति भूषण और प्रशांत भूषण जैसे लोग अगर पार्टी के कामकाज पे या ये कहें कि किरण बेदी बेहतर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का पक्ष में उसके बाद क्या हुआ? सवाल वो नहीं है। नहीं, दिलीप साहब, उसके बाद क्या हुआ? शांति भूषण के किरण बेदी ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। शांति भूषण जी के कहने से कितना वोट मिल जाएगा? मैं ये कह रहा हूं। बात है कि वोट सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोग पार्टी में संतोष कितने इनके फाउंडर मेंबर हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस के भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व सांसद। हमारे साथ इलियास आजमी साहब हैं, पूर्व सांसद हैं और नेता आम आदमी पार्टी के। दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और दिलीप के सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। चलिए अब कांग्रेस का पक्ष जानते हैं। रामाधार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामाधार जी, जितनी भी बातें हो रही हैं वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी लोग ये मुकाबला मान रहे हैं। कोई ये मान रहा है कि आम आदमी पार्टी भारी पड़ रही है, कोई कह रहा है बीजेपी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जिक्र नहीं आ रहा है। क्या बहुत लोग अब ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार से भी बुरी स्थिति हो सकती है? क्या उम्मीद करें कांग्रेस से हम? आपके जो दिग्गज नेता है इस बार उनका जितनी रैलियां होती थी वो भी बहुत कम रैलियां कर रहे हैं दिल्ली की जनता। दिल्ली में बड़े प्रबुद्ध लोग रहते हैं। सारे देश के गिने चुने जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग भी दिल्ली में ही निवास करते हैं। सारे लोग जानते हैं भाजपा ए टीम है और आप उसकी बी टीम है। ये दोनों लोग मिलजुल के कांग्रेस इस तरह का माहौल बीजेपी की बी टीम ये लोग सरकार क्यों बनवाई आपने? बीजेपी की बी टीम की सरकार क्यों बनवाई आपने?
नहीं, मेरा सवाल रामाधार जी बीजेपी और आप है, कांग्रेस है ही नहीं। हमारे उपाध्यक्ष की रैली हुई, रैली में भीड़ जमा हुई, तो आज तो हम देखे कि दिलीप जी ने कहा कि हाँ वास्तव में बड़ी भीड़ थी। आज भी रैली हुई। अब हम लोग 10 दिन का समय है, वो काम करेंगे। दिल्ली की जनता देख रही है, समझदार यहाँ के मतदाता हैं, सोच समझ के वो लोग 15 साल में कांग्रेस के किए गए कार्यों का पारिश्रमिक वोट के रूप में देंगे। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आप अगर देखिए, मैं बोल रहा हूं तो बोलने दीजिए, आप फिर बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं वायदा करता हूं। दिल्ली की जनता के सामने क्रेन बेदी के नाम पे किरण बेदी रखा गया, और आज ऐसा हो गया कि उनकी भी पोल पट्टी खुल गई। उनको क्रेन बेदी का नाम लोगों ने यह कह के दे दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर का गाड़ी उठाई थी। अब देख रहा हूं मैं सोशल नेटवर्क पे कि नहीं भाई, किसी एसआई ने उठाई थी वो गाड़ी, और उस समय वो एसीपी थी ट्रैफिक की शायद, या डीसीपी थी ट्रैफिक की। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये भाजपा वाले लोग जो हैं वो अफवाह फैला के माहौल बनाने में वाकिफ हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री अमेरिका इसलिए नहीं जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके पास एक कोट नहीं था। और आज दिल्ली की जनता देख रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 11 लाख रुपए का कोट पहन के स्वागत करने जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का। क्या इन 6-7 महीनों में 11 लाख रुपए सैलरी मिल गई उनको? एक मिनट, अब सुन, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली की जनता देख रही है, और दिल्ली की जनता इन सब चीजों के बेसिस पे असेस कर रही है। इसीलिए रोज भाजपा का वोट घटते जा रहा है। आप लोग भी सर्वे में दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे थे भाजपा का 55%, अब दिखा रहे 41%। आज आप कांग्रेस का तो नहीं बढ़ रहा ना, कांग्रेस का तो नहीं बढ़ रहा है। भाजपा का ग्राफ पोलिंग आते आते 22%। आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस का वोट परसेंट नहीं बढ़ा है, साइलेंट वोटर है। और ये मतदान के दिन आते आते, मतदान के दिन भी साइलेंट ना हो जाए, मतदान के दिन भी साइलेंट रह जाएगा और परिणाम भी साइलेंट हो जाएगा। जिस तरह से रामाधार जी कह रहे हैं, एक तो पूरे देश में आधार खो चुके हैं, और दूसरी चीज कह रहे हैं इनकी फिक्र है, जिक्र नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं भाजपा और आप पार्टी एक सिक्के के दो पहलू। बिना मांगे समर्थन की चिट्ठी देने वाले ये लोग जो आपसे कसम खा के कह रहे थे नहीं समर्थन लेंगे, तो दिल्ली जान चुकी है। और राहुल गांधी की जो मीटिंग में लोग गए थे ना, वो आपके लोग नहीं थे, वो आप पार्टी के लोग थे। उन्हीं को आप देखिए केजरीवाल की मीटिंग में नजर आ रहे हैं। किरण बेदी की बैठक में भी जाएंगे। मोदी जी की रैली फ्लॉप इसीलिए हुई क्योंकि उसमें आप वाले नहीं जा रहे थे। अदीब साहब से मेरा सवाल है, आप मोदी साहब की रामलीला ग्राउंड की तुलना अपने किस रैली से करना चाहते हैं जो फ्लॉप आप नंबर? मैं एक रैली कराया था, मैं जब समर्थन मूल्य बढ़ा था तो मैं रैली कराया था। कोई बात नहीं। अदीब जी, मेरा सवाल ये है, रुकिए, दूसरी कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। विपुल जी, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज कह रहा हूं जी कि देखिए, तो मुस्तकिल आप ही कह रहे हैं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है। इसका मतलब बाकी जो देश की जनता थी, जहां इलेक्शन हुआ तो मूर्ख थी। चले वो बहकावे में आ गई, वो देश की जनता बहकावे में आ गई। लोगों को बताया गया कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, वो नहीं आया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपने सवाल किया कांग्रेस के लोग मिलकर 100 दिन में काला धन 15 लाख रुपए खाते में नहीं आया। देश के लोग निराश हो गए। देखो ना, आम आदमी पार्टी भाजपा से मिली है ना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिली हुई है। ये तो केवल इन लोगों के आपस की बहस है, उसमें उलझने से कोई हमारा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नहीं मिली है, इसका समर्थन लिया है। नहीं, समर्थन उस समय कांग्रेस ने दिया था, ये तो समर्थन नहीं दिया था। इन्होंने कहा जांच कराएंगे, जांच का इन्होंने रोकने के लिए सरकार को न बने, इसके लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया था। साहब से आज बीजेपी के प्रवक्ता ने 5 सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से। वो पहले से पूछा ये है। कांग्रेस से समर्थन पहले भी जब कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया? शीला के के खिलाफ सबूत कहां गए? दिल्ली और यूपी पुलिस से सुरक्षा क्यों ली? अरे सब और पहले मेट्रो की सवारी फिर एसयूवी की सवारी क्यों मांगे?
और प्राइवेट जेट और बिजनेस क्लास से क्यों सफर किए? वो क्यों छोड़ के बीजेपी में गया? जो चलो इलियास आजमी साहब जवाब देंगे, इलियास आजमी साहब जवाब देंगे। जी जी मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने कांग्रेस से कतई न तो समर्थन लिया न मांगा। हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी जो 49 दिन चलाई। दूसरी बात यह है कि दूसरा सवाल क्या है? सरकार गाड़ी तभी बनी थी शीला के खिलाफ जब सबूत कांग्रेस ने शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत कहां गए? जब आप देखिए, मुख्यमंत्री रहे तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? केजरीवाल ने ऐलान किया था कि सत्ता में आने के बाद दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ वह केस करेंगे। उन्होंने दावा किया था, उनके पास पूरे सबूत है, मगर सत्ता में आ जाने के बाद उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। क्यों नहीं करप्शन के केस दर्ज किए, यह सवाल पूछा गया। शीला से बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों पर करप्शन का केस दर्ज किया। शीला के खिलाफ शीला के खिलाफ क्यों नहीं किया? शीला का छूट गया हो ये कैसी बात है? क्या आपने समर्थन लिया था इस वजह से नहीं लिया? झूठ बोल के सत्ता में वोट पड़े थे। ये क्या बात है? चले गाड़ी मेट्रो गाड़ी का 7 जून को जो सवाल था, केजरीवाल ने 7 जून 2013 को हलफनामा दिया था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। मैं बता रहा हूं सुरक्षा क्यों ली? मैं बता रहा हूं, सुरक्षा मुख्यमंत्री की लाख चाहे कि हम नहीं रहेगी, रहती है। तो ये बात तो उनको पहले से पता सुन थी। लीजिए, शायद उनको ना पता नहीं, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। दूसरी बात ये है, तो आप जैसे लोग पार्टी में थे ना। नहीं, ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि अपने मुख्यमंत्री और वीवीआईपी लोगों को सुरक्षित आप अपना घोषणा रखें। वो कोई इशू नहीं था, वो कोई इशू नहीं था। जवाब तो देने। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी पहले दिन से था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में गए कि सुरक्षा हमारी हटा दी जाए, हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ रहा है, प्राइवेसी के कानून के तहत, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हटी। वो स्टेट की जिम्मेवारी है, इसलिए सुरक्षा वो राजनीतिक विषय नहीं है। वो जो है, उससे पहले राजनारायण को मेरे दोस्त थे। मैंने अपने आप केजरीवाल के बारे में बात सुन लीजिए, मेरी मौजूदगी में राजनारायण ने उनकी गर्दन पर हाथ दे दे के अपने बंगले के बाहर कई बार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हमको तो डीआईजी ने भेजा है, डीआईजी कहेगा तब हम जाएंगे। तो सुन लीजिए, वो तो जीवन भर बैंक अकाउंट एक अपना नहीं रखे। वो लोग राजनीति के महिषी थे, उन लोगों की तुलना इन लोगों से करना ऐसा नहीं हो सकता। घोषणा पत्र में हो सकता है, केजरीवाल हो सकता है कि केजरीवाल पॉलिटिक्स में नए थे, उनको ये पता ना रहा हो। केजरीवाल मोदी जी के टक्कर के कलाकार हैं। अदीप साहब कुछ कहना चाह रहे थे? एक मिनट बोल लेने दीजिए हम लोगों को। अदीप साहब को दिनेश जी जरा सा बोल लेने दीजिए, बोलने का मौका ने सुरक्षा मांगी हो। अदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर केजरीवाल ने सुरक्षा मांगी हो, आदमी साहब अब अदीप साहब को बोल सकता है। जी अदीप साहब, देखिए आप लोग जो बहस कर रहे हैं ये बिल्कुल इररेलेवेंट बहस है। बहस हमारी ये है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। एक मिनट, खाली सुरक्षा। देखिए मैं पहले ही बात ही कह रहा था, वहां से बात दिनेश जी ने उठा ली थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अन्ना का मूवमेंट जब हुआ, केजरीवाल का मूवमेंट हुआ, वो पहला मूवमेंट था जो सपने दिखाने का और झूठ बोलने का मूवमेंट था। और वहां से वो क्षमा, अभी क्या हो रहा है? मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी ने वो क्षमा उठाई, पूरे हिंदुस्तान में उसको घुमाते फिरे, सपने दिखाते दिखाते। आज की पोजीशन ये है कि बीजेपी जब सब पावर में आ गई तो अब उसको ये लग रहा है कि जो सपने मैंने दिखा के जीता था मैं यहां क्या दिखाऊंगा, 8 महीने हो गए। उन्होंने एक दूसरी फोर्स तैयार की। आज की स्थिति मेरी एनालिसिस ये है कि अगर 21 आम आदमी पार्टी है तो 19 है बीजेपी। लेकिन जब तरह से कांग्रेस उठ रही है, अगर कांग्रेस सच में उठ जाती है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि वोट बैंक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत कुछ एक है। इसलिए अभी तक एनालिसिस ये है कि कांग्रेस कहीं है नहीं, इसलिए लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। लेकिन जिस तरह से अभी दिलीप जी ने कहा कि बहुत मैसिव रिस्पांस उनको मिला, उनके वाइस प्रेसिडेंट को, उस कम्युनिटी से या उस सेक्शन से जहां कांग्रेस को वोट मिलता था, झुग्गी झोपड़ी हुई, यही वोट केजरीवाल उठा के ले गए थे अपने साथ। अगर कांग्रेस और उठती है तो देखिए बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो कहीं नहीं खिसका, वो मौजूद है उसमें। जैसा अभी अवधेश जी ने कहा कि आपस में इख्तलाफ है, यह है, अब आरएसएस भी कल फांद पड़ी है, ये मना मलूक है। क्योंकि जब सवाल ये आएगा कि भाई बीजेपी की सरकार गिर रही है
तो आरएसएस का कैडर ऑटोमेटिकली सरकार गिर रही है। सपोर्ट करेगा। वो सरकार नहीं बन पा रही है तो ऑटोमेटिकली आखिरी वक्त में मैं ये सपोर्ट कहना करेगा। चाहता हूं। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा नहीं है। अगर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया तो आम आदमी पार्टी का वोट नीचे बैंक आएगा और कांग्रेस बीजेपी अपने वोट बैंक पे सरकार बनाने की पोजीशन में होगी, ये मुझे लगता है। चलिए, हमारे पूर्वी यूपी में कहावत है, हाँ संक्षेप में ही रखेगा कि सर। मर गई विदा कर दो। तो कांग्रेस तो मर गई है, उसको विदा कराने की जो लोग कांग्रेस रहे के हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं केजरीवाल से भी और नरेंद्र मोदी से भी पूछ रहे हैं। आज भी सवाल उन्होंने पूछा है कि मोदी जी जो क्रेडिट देने का 15 लाख का कहा गया वो भी पूछे, ये भी दिलीप साहब, पूछे। मुझको कभी आप बोलने देंगे कि नहीं? बिल्कुल आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी आपने बोलने नहीं दिया। नहीं, समय समाप्त हो रहा है सर। नहीं, सुन लीजिए। आगे साहब, संक्षेप में। पिछली बार भी मैंने पूरा चुनाव लड़ाया था, अब की बार भी पूरा चुनाव लड़ा रहा हूँ। पिछली बार लोकसभा आपने नहीं लड़ाया था? नहीं, लोकसभा तो यूपी में लड़ाया था मैंने। जी। पिछली बार सीटें जीती थी वहां आप नहीं जीते थे। आपने कौन सी सीट जीती? तो खाता खोल लिया। ये अच्छा था। चलिए जी, अपनी बात करें। मैं बता रहा हूँ कि किस साल में बात हो रही थी? यूपी की बात आप कर रहे थे। यहाँ पर पहले आपने चुनाव लड़ाया है, इस बार भी चुनाव लड़ाया पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ाया था। दिल्ली का समय बहुत कम ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं ये बताइए। दिल्ली का पूरा चुनाव मैंने पिछली बार भी लड़ाया था। इलियास आजमी साहब, एक पिछली सवाल बार है। मेरी मीटिंगों में 150 से लेके 300 तक आदमी होते थे। अब की बार मेरी मीटिंगों में मैं किसी के साथ नहीं जाता। जी, संक्षेप में सर। अपनी मीटिंग समय में करता समाप्त हो हूँ। गया। मेरी मीटिंगों में कहीं भी 1000 से कम भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं हो रही। अब आप पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं? तो पूछे स्टिंग बहुत ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं? समय बहुत कम रह गया है। आदमी साहब, अब समय समाप्त हो रहा बहुमत है। नहीं, बल्कि बहुत भारी बहुमत और कम चलिए ठीक है, बहुमत में आ रहे भारतीय हैं। बहुत जनता बहुत पार्टी पर तो पहले प्रतिबंध लगाइए। जी, ये हर बार दिनेश जी, आप जो है बाकी लोगों को बोलने बोलने दें। मेरा मैं अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो बहुत छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे। दिलीप जी, जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन दिनेश जी 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 जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो आप लोग कह रहे हैं कहिएगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि लोग, अभी आप पार्टी के हमारे इलियास साहब कह रहे थे कि भीड़ बढ़ रही, जब आपके लोगों का विश्वास आपके साथ नहीं, जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, मैं वही रिपीट करके अपनी बात समाप्त, जब साजिया का इल्म आपके साथ नहीं रहा, जब किरण की भाजपा के साथ है, जब शशिभूषण अपना आभूषण आपसे उतार चुके, अच्छा, ये शाजिया क्या चीज है? ये शाजिया क्या चीज है? कितना वोट लाएंगे? क्या फर्क करेंगे? ये शाजिया अरे बताइए। नहीं मिलेगी कि आप विपक्ष की भूमिका में रहें। कांग्रेस और आप पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलेगी कि दोनों को मिला लीजिए तो विपक्ष के लायक नहीं रहेंगे। ये मैं आपके यहाँ आज कह के जा रहा हूं। अवधेश जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट, इस चर्चा को कैसे समाप्त करना चाहेंगे आप? देखिए, चर्चा को हम इस तरह समाप्त कर सकते हैं कि दिल्ली की लड़ाई जो है, जरा उसमें गर्मी अब आ गई है, चरम पर है, मुद्दे चूंकि नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी भूल का यह एहसास हुआ है, लेकिन एहसास होने में देर हो चुकी है। वो आत्महत्या कर चुकी है। उसको बचाने के लिए, जैसा कि हमारे मित्र अदीप साहब कह रहे थे कि अंत में आरएसएस बीजेपी सब मना लेंगे, अगर थोड़ा भी कांग्रेस ने वोट आम आदमी पार्टी का काट लिया तो वो स्थिति बनेगी। मेरा अभी मानना इस समय यह है कि देखो 40% वोट बीजेपी को लोकसभा में थी, 32% करीब इसकी थी, तो ये 14% वोट जो है ना तभी बढ़ता है जब या तो किसी के पक्ष में या विपक्ष में लहर हो। तो न तो यहां किसी के विपक्ष में है, सत्ता के विपक्ष में है, न केजरीवाल के पक्ष में है। तो मामला खुला हुआ है, ये मैं मानता हूं। किरण बेदी के आने से आम आदमी पार्टी थोड़ी उठी है, लेकिन अंतिम जो स्थिति मुझे लग रही है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर कर सकती है। चलिए दिलीप जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि दिल्ली में के लालचियों के शहर में ठग कभी भूखा नहीं मरता है। और ये जो ठग जितने हैं वो ऐसे ऐसे लालच दे रहे हैं जी, जो कोई सपने बेचने वाले थे, कोई ठगी करने वाले जितने लोग हैं, आप पूरे प्रचार को देखिए, जो चीजें संभव नहीं है वो इलेक्शन में वादे कर रहे हैं बराबर। और इसीलिए कौन सा ठग जीतेगा इस पर निर्भर करेगा कि कौन कितना ज्यादा लालच दे रहा है। वो उस पर कौन पानी, जहां पे पाइप नहीं गया है वहां पानी कहां आप देंगे।
बड़ा सवाल, या बड़ा आम आदमी सवाल। पार्टी के नेता जनता जौहरी है। चलिए ये जो बीजेपी तो पार्ट ले ही नहीं जाएगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये इसीलिए कौन ठग कितना ज्यादा लालच देता है और लालची मतदाता कितना ज्यादा जाके वोट करते हैं, इस पे नहीं, ये पानी का पाइप लगाना ठगी नहीं है दिलीप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदिम साहब आपका, शुक्रिया आदमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रामाधार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। जो नतीजे अब निकलेंगे, अब 10 तारीख को देखना ये है, जैसा कि कहा कि आखिर में कौन सा ठग जीतता है या कितनी वास्तविकता लोग जो है किसकी बात से ज्यादा सहमत होते हैं। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।